Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to start the pathology of the pancreas. ठीक है, pancreas में मेनली जो endocrine portion है ना उसकी हम लोग पैथोलॉजी करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब पेंक्रियास की अगर हम बात करें ना तो पेंक्रियास में तो दो पोर्शन होते हैं, एक एंडोक्राइन पोर्शन होता है, एक एक्सोक्राइन पोर्शन होता है. अब एंडोक्राइन पोर्शन में हमारे पास अल्फ़ा सेल्स होते हैं, ठीक है, बीटा सेल्स होते हैं और हमारे पास डेल्टा सेल्स होते हैं. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है. ठीक है, अब अल्फ़ा सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास ग्लूकोगॉन रिलीज़ कराते हैं, बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन रिलीज़ कराते हैं और डेल्टा सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास रिलीज़ करवाते हैं सोमेटोस्टैटिन. ठीक है, और जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है ना तो वो मेनली एंजाइम्स रिलीज़ करता है, डिफरेंट लाइपेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज वगैरह जितने भी हैं ना. ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस पे. ठीक है, सिर्फ हम लोगों ने शुरू में कह दिया कि एंडोक्राइन पेंक्रियास है, एंडोक्राइन में हमारे पास क्या क्या जो है वो पोर्शंस आ जाते हैं और चीज़ें. ठीक है, अब डायबिटीज़ पे आ जाते हैं. ठीक है, तो डायबिटीज़ में हमारे पास ना मेनली डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बात करेंगे ना. तो डायबिटीज़ जो होता है ना ये हमारे पास मतलब सिंगल डिजीज़ नहीं है, मतलब सिंगल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मतलब कि ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें से एक हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया होता है. ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन विच द हाइपरग्लाइसीमिया इज़ जस्ट अ फीचर. ठीक है, इज़ जस्ट अ फीचर. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि दो प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो इंसुलिन बनती नहीं है क्योंकि बीटा सेल्स में प्रॉब्लम होती है, और या तो सेंसिटिविटी की में प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, मतलब कि रिसेप्टर्स के साथ इंसुलिन जो होता है वो जाके लग नहीं रहा होता. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ना ऑर्गन अफेक्टेड, मतलब जो डायबिटीज़ है ना अब उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं. तो मेनली हमारे पास जो है वो अगर किडनी अफेक्ट होगा तो उसमें हमारे पास मेनली जो है वो नेफ्रोसिस होगा, आई डैमेज होगी तो डायबिटिक रेटिनोपैथीज होंगी. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो अगर नर्व डैमेज होगी तो न्यूरोपैथीज़ होंगी. ठीक है, और हमारे पास इसमें ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो सकती हैं. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं ना. तो डायग्नोसिस वाला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बस ये जो लिखा हुआ है ना मैंने यही याद कर लेना, पेपर में बता देना वाइवा वगैरह में, एंड दैट्स गोइंग टू बी मोर देन इनफ. ठीक है. अब नॉर्मल अगर आप ग्लूकोज का लेवल की बात करो ना तो नॉर्मल हमारे पास होता है 70 to 120 mg पर डेसीलीटर. ठीक है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है 70 to 120 mg पर डेसीलीटर. ठीक है. फिर इसके बाद अगर आप फास्टिंग ग्लूकोज लेवल की बात करो ना तो फास्टिंग अब ये शुरू में तो हम लोगों ने नॉर्मल की बात कर ली कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है 70 से 120 के बीच में, और यूनिट ज़रूर याद रखना है. ठीक है, mg पर डेसीलीटर. अब फॉर एग्जांपल पर्सन जो है ना प्री डायबिटिक है. ठीक है, पहले प्री डायबिटिक कर लेते हैं फिर डायबिटिक कर लेंगे. ठीक है, फिर प्री डायबिटिक अगर पर्सन होगा ना तो उसका आपका जो फास्टिंग होगा ना वो तकरीबन 100 से लेकर 126 तक होगा. ठीक है, फास्टिंग. अगर आप रैंडम लोगे ना तो रैंडम आपका तकरीबन आएगा 140 से लेकर 199 तक. ठीक है, और आप अगर HbA1c लोगे ना जो 3 महीनों का आपको ग्लूकोज का टेस्ट होता है, जो आपके पूरे 3 महीने का ग्लूकोज का आपके बता देता है बॉडी में कितना ग्लूकोज था ना, तो वो तकरीबन 5.7 से लेकर 6.4 तक होगा. ये आपका प्री डायबिटिक पेशेंट है. लेकिन आप डायबिटिक पेशेंट की बात करो ना तो उसमें जो फास्टिंग ग्लूकोज है ना वो हमारे पास तकरीबन होता है या तो 126 होता है या तो ग्रेटर देन 126 होता है. ठीक है, फास्टिंग. ठीक है, फिर अगर आप रैंडम की बात करो तो वो 200 से ज़्यादा होता है. ठीक है, अगर आप कोई प्लाज्मा में ग्लूकोज इन्फ्यूज़ कर देते हो और 2 घंटे बाद देखते हो तो वो भी मोर देन 200 होता है. ठीक है, और HbA1c की अगर आप बात करो ना डायबिटिक पेशेंट में तो वो 6.5 से ज़्यादा होता है. ठीक है, परसेंट. ठीक है. अच्छा, अब आप क्लासिफिकेशन पे आते हो ना तो बुक में जो मेन क्लासिफिकेशन है ना तो वो टाइप 1 और टाइप 2 ही है. ठीक है, लेकिन रॉबिन्स में जो है ना एक ड्रग रिलेटेड है और पता नहीं कौन कौन से हैं. मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ अगर थोड़ा बहुत ऊपर से आपको याद हो ना तो दैट्स गोइंग टू बी मोर देन इनफ, लेकिन इतना कुछ खास याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, इसके अलावा जेनेटिक होते हैं. ठीक है, ये सारे के सारे यहीं पे कवर हो जाएंगे, टाइप 1 और टाइप 2 में ही सारे कवर हो जाते हैं. इसके अलावा देखो जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन और जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन. ठीक है, एक्सोक्राइन पैंक्रियास डिफेक्ट हो सकता है, या इसके अलावा
एंडोक्राइनोपैथीज़ हो सकती हैं, इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, ड्रग्स वगैरह हो सकती हैं, या हमारे पास जेनेटिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं, लेकिन बस ऊपर से अगर आप याद करना चाहते हो ना, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। ठीक है, तो टाइप 1 जो होता है ना, उसमें मेनली क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से होता है। ठीक है, उसमें मेनली क्या होता है कि आपके जो बीटा सेल्स होते हैं ना, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, हम पढ़ लेंगे कि कैसे बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन फिलहाल इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, और जो टाइप 2 होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो हमारे पास बन रहा होता है। ठीक है, लेकिन वो अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं हो पा रहा होता बिकॉज ऑफ दी इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो टाइप 1 होता है ना, ये मेनली बच्चों में होता है। ठीक है, और जो टाइप 2 होता है ना, ये मेनली एडल्ट में होता है। 80 to 90% केसेस में टाइप 2 होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, ये हमारे पास जो ग्लूकोज बॉडी में जब आ जाता है ना, तो उसके साथ तीन चीज़ें होती हैं। या तो हम लोग उसको यूटिलाइज़ करते हैं, या तो उसका यूटिलाइज होता है, या तो उसकी प्रोडक्शन होती है, या तो उसकी यूटिलाइजेशन होती है, या तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शंस होते हैं। क्या क्या था हमने, प्रोडक्शन मेनली लिवर में होती है, यूटिलाइजेशन मेनली मसल्स में होती है, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शंस होते हैं ऑल ओवर द बॉडी डिफरेंट सेल्स में। ठीक है, अच्छा, अब इंसुलिन जो है ना, मेनली ऑल जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी टिश्यूज़ हो गए हैं हमारे बॉडी में, वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन एक्सेप्ट फ्यू, जैसे कि ब्रेन की अगर आप बात करो ना, तो ब्रेन जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता। अगर ब्लड में ग्लूकोज होगा तो ब्रेन जो है बगैर इंसुलिन की प्रेजेंस के वो उस ग्लूकोज को यूज़ कर लेगा और एटीपी बना लेगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ग्लूकोज की बात कर ले, वो उसकी बात कर लेते हैं। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है ना, ये मेनली एनाबॉलिक हार्मोन है। ठीक है, तो ये सारी एनाबॉलिक एक्टिविटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन की अमाइनो एसिड की जो है ना हमारे पास, वो मतलब उनकी प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको इंक्रीज़ करवाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मसल में ये जो है मसल की यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज़ करवा देगा। ठीक है, इवन मसल में ग्लूकागॉन बना देगा और ग्लूकागॉन की स्टोरेज वगैरह करवा देगा। ठीक है, इसके अलावा लिपिड की अगर हम बात करें, तो लिपिड स्टोरेज करवाएगा। ठीक है, मतलब लाइपोजेनेसिस इंक्रीज़ करा देगा। ठीक है, इसलिए जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें जो है लाइपोजेनेसिस एडिपोज टिश्यूज़ की जो डिपोजिशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ना, प्रोटीन की हमने बात कर ली, लिपिड की बात कर ली, मसल की बात कर ली। लिवर में ग्लूकोजेनेसिस होती है, ग्लाइकोजेनेसिस होती है, मेनली ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक फंक्शन है जिसको हम नाइट्रोजेनिक इफेक्ट भी कहते हैं, मेनली वो डीएनए सिंथेसिस में इसका रोल होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं, हमारे पास